नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर एमपी में, हमारा शो जिसमें हम आपको मिलवाते हैं आपके नेताओं से, उन सांसदों से जिनको आपने चुनकर भेजा है इस 15वीं लोकसभा में। हमारे आज के मेहमान का लोकसभा में ये पहला कार्यकाल है। उससे पहले वे नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। हम आज बात करेंगे महाराष्ट्र के जलगांव से हमारे सांसद श्री एटी नाना पाटिल से। पाटिल जी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने अपना पहला चुनाव जो जीता वो नगर पालिका का चुनाव था। क्या वजह रही आपका राजनीति में आने की? वैसा मैंने पहला चुनाव नगर पालिका का जीता, मगर शुरू से जब मैं कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में जब शिक्षा लेता था, उसी समय मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था और स्टूडेंट लोगों का नेतृत्व करना मुझे बहुत अच्छा पसंद आता था। और उस टाइम से ही, कॉलेज के टाइम से ही मैं कॉलेज के जो इलेक्शन होते थे उसी समय सब स्टूडेंट का नेतृत्व करता था। और मैं स्टेट लेवल पे अच्छा सा खिलाड़ी था। क्या खेल खेलते थे आप? मैं उस समय कबड्डी खेलता था और फुटबॉल और एथलेटिक्स में हमेशा जलगांव डिस्ट्रिक्ट में मैं हमेशा, जब तक मैंने पढ़ाई की, हर साल मैं फर्स्ट चैंपियनशिप में लेता था। वो पहले प्लेयर होने की वजह से और स्टूडेंट का नेतृत्व करने की वजह से शुरू से ही मुझे ऐसा लग रहा था तो अपन कुछ लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और उस हिसाब से कॉलेज लाइफ ख़त्म होने के बाद में जब मैं बिजनेस करने लगा तो गांव की राजनीति में जब मैं काम करता था तो सबको मैं सपोर्ट करता था। और इतना अच्छा एक्टिव लड़का जो सबको सपोर्ट करता है, उससे आप खुद क्यों नहीं राजनीति में आते? मगर मैं राजनीति में खुद इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता था। उस टाइम 1990 में सभी लोगों ने मुझे कोऑप बोलते, जिसको स्वीकृत बोलते हैं, जो नगर सेवक चुनकर आते हैं उनमें से एक बाहर से अच्छा क्वालिफाइड या जिसको कुछ एक्सपीरियंस हो, ऐसे कुछ लोगों को कोऑप किए जाते हैं। उसमें 1990 में मुझे कोऑप किया गया और 1990 से लेकर तो 95 तक मैं कोऑप ना कॉर्पोरेटर करके नगर पालिका में मैंने काम किया। 95-96 में वापस मैंने नगर सेवक का एक इलेक्शन लड़ा और उस टाइम नगर सेवक में से प्रेसिडेंट चुने जाता था। तो उस टाइम मैं जब नगर सेवक चुन के आया तो पहले टाइम प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट का कालावधि खत्म होने के बाद सेकंड टाइम जब महाराष्ट्र में थोड़ा चेंज हुआ और पूरे शहर के अंदर पब्लिक में से नगर पालिका प्रेसिडेंट चुनने का उस समय एक कायदा पास हुआ और पूरे पब्लिक में से एक प्रेसिडेंट चुन के देने का ऐसा जब हुआ, जब मैं पूरे पब्लिक में, सिटी में से मैं खड़ा रहा, उस टाइम काफ़ी अच्छी वोट से मुझे जनता ने वापस दूसरी बार दोबारा चुन के दिया। दोबारा मैं गांव का प्रेसिडेंट रहा। उस टाइम मैंने गांव में बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट किया, गांव के बहुत अच्छे कामकाज किया। इसके पहले जो भी प्रेसिडेंट रहे उन्होंने उनके साथ जो बर्ताव रहा पब्लिक के साथ, उससे काफ़ी अच्छा कामकाज मैंने करने की वजह से शहर का जो मैंने काम किया उसमें पूरे ज़िले के अंदर बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस गया। तो पारोले का जो प्रेसिडेंट है वो पूरे जिले के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, ये मैसेज पूरे जिले के अंदर गया हुआ था। जी। क्या वो ऐसी चीज़ जनता ने आप में देखी जिसकी वजह से उन्होंने आपको चुनकर भेजा नगर पालिका के अध्यक्ष पद तक? जो हर समय मैं पब्लिक में सामाजिक काम करने में मुझे बहुत रुचि थी। और जब मैं प्रेसिडेंट था जी, उस समय किसी का भी काम होगा तो उसने मेरे ऑफिस में या कहीं मिलने से मैं खुद अपने एक मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे पूरे शहर के अंदर घूमता था और जिनको जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम वहाँ जाकर ही उनका सॉल्व करता था। राजनीति में बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऐसा काम किया। वो काम की वजह से मेरी जो छवि हो उमटी पब्लिक में, तो बहुत ही अच्छी छवि आई। उसमें लोगों ने जब भी पहचाना था तो एक ऐसा राजनीति में ऐसा एमएलए, एमपी या नेता पब्लिक में आना चाहिए जो कि पब्लिक का काम करे। और मेरे लिए किसी को आने के लिए किसी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। कोई भी मुझे जब भी मैं अवेलेबल होऊंगा, जब आके मुझे मिल के अपना काम करके लेके जा सकता था। ऐसा एक काम करने वाला एक साधारण समय कार्यकर्ता करके मैंने काम किए। जी पाटिल जी, आप एक आम किसान परिवार से आते हैं और शायद बचपन में बढ़ते हुए आपने ये सोचा भी नहीं था कि आप राजनीति में जाएंगे, लोकसभा में चुनकर आएंगे। क्या वो चीज़ थी जो आपने, आपके बैकग्राउंड ने आपको दी, क्या वो दीक्षा में आपको मिली जिसकी वजह से आज आपने इतना लंबा राजनीतिक सफर तय किया है? वैसा देखने गए तो मैं एक छोटा किसान का बेटा हूँ
मेरे घर से परिवार से सब किसान ही थे, और छोटे किसान का बेटा होने की वजह से किसान को जो प्रॉब्लम आते हैं, जो किसान की जो समस्या होती है, और आम आदमी और छोटे आदमी को जी जो प्रॉब्लम आते हैं वो मैंने मेरे आँख से और देखे हैं, खुद ने देखे हैं। और इसी कारण इन लोगों की समस्याओं की तरफ अपने जैसा अगर आगे आए और इस सामाजिक कार्य में अपन आगे आने के बाद में इन लोगों का काम कर सकते हैं, जो कि उस समय हमें जो दिक्कत आती थी वो दिक्कत आम आदमी को नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं आम आदमी में जाके काम करता हूँ। किसी को भी मेरे तरफ बुलाकर काम करने का मेरा वो काम नहीं है। जो भी काम होगा किसी का, जब भी कोई आए, जो काम हो सकता होगा वो काम मैं करता हूँ। और आम आदमी का जो प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा तौर से उसको ये बड़े नेता लोग नहीं मिलते हैं। मैं कभी भी कहीं भी इनको उपलब्ध हो जाता हूँ। इसी कारण एक किसान का बेटा होने की वजह से जो खेती से जो संबंधित जो बिजनेस है, जी 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 जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मैंने 10 साल तक काम किया। पूरे हमारे एरिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मैं खरीद के, एक जो बिचौलिया का काम होता है, जो अड़ता का काम होता है, जो व्यापारी का काम होता है, उस टाइम बहुत बड़ा कामकाज मैंने किया और किसानों को बहुत अच्छी से अच्छी उसकी फसल को कीमत मिला दी। जो ना नफा ना तोटा, ये बेस पे मैंने काम किया। उसमें सारे परिसर के लोगों को पता चल गया तो ये आदमी बहुत अच्छा काम करने वाला है और किसानों का जानने वाला आदमी है। वैसे ही अगर किसानों को दूसरा एक बिजनेस किसानों का किस खेती से लग के रहता है, जो दूध का बिजनेस होता है। हमारे किसान के घर में 1-2 भैंस गाय रहती है, वही छोटा बड़ा उसका दूध लेके वो अपने परिवार अपना वाला चलाता है। तो वही दूध खरीद के मैं अपने गांव से दूध खरीद के गांव में प्लांट लगा के, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर, ज़्यादातर बॉम्बे में मैंने काफ़ी अच्छा सा बिजनेस जमाया हुआ था। और वो दूध के बिजनेस का भी काफ़ी अच्छा मुझे अनुभव भी रहा। और उसमें किसानों से लग के किसानों के संबंधित सारी जानकारियाँ, उसको जो प्रॉब्लम होते हैं वो सबकी जानकारी मुझे होने की वजह से मुझे लगता था कोई हम लोग सांसद में या विधान भवन में जाके इन लोगों के लिए कुछ काम करें। कई बार ऐसा होता है जो किसान परिवार से आते हैं वो किसान को या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके एक अच्छा बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश कर पाते। क्या वजह है कि जो एग्रीकल्चर हमारा एक बड़ा सेक्टर है, किसान प्रधान हमारा देश है, तो इस तबके से अच्छे बिजनेसमैन नहीं निकल के आ पाते हैं? क्या वजह है इसकी? ऐसा कुछ नहीं, जो किसान का बेटा अच्छा बिजनेस कर नहीं सकता ऐसा कोई भी नहीं है। बेटा कोई हो, किसान का हो कोई हो, बिजनेस करने की अगर उसमें रुचि हुई तो खेती से लग कर हो या कोई भी हो। वैसा देखने गया तो मैं कॉमर्स फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। मैंने एमकॉम किया है जी, कॉमर्स फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। जब मैं किसान का बेटा होने की वजह से मुझे कॉमर्स फैकल्टी का पूरा अच्छा सा इसका एक्सपीरियंस था। उसमें मैंने छोटे बड़े बिजनेस शुरू किए। बिजनेस शुरू करने के बाद में बीच में जब मैंने 1999 में मैंने काफ़ी नासिक के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन में आया। और कंस्ट्रक्शन लाइन में मेरा फील्ड नहीं है, मैं कॉमर्स फैकल्टी का स्टूडेंट होते हुए भी मैंने बहुत काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई और कंस्ट्रक्शन में भी, बिल्डरशिप में भी, रियल एस्टेट में भी बहुत बढ़िया अच्छा काम किया मैंने। ऐसा कोई जरूरी नहीं हमें उस लाइन की शिक्षा ही चाहिए। आदमी में अगर रुचि हुई तो आदमी कोई भी बिजनेस कर सकता है। पॉलिटिक्स अगर देखने गए तो मेरे घर में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं था जी। मेरा कोई बाप, मेरा कोई दादा परदादा, कोई विधायक या कोई एमपी नहीं था। लेकिन पार्टी ने फिर भी आप पर ये विश्वास प्रकट किया और आपको टिकट दिया। क्या देखा पार्टी ने आप में? जो कि मैंने शुरू से लेके तो जब तक कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा जी, उस समय तक मैंने जो भी राजनीति की, जो भी सामाजिक काम किए, वो मेरे परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। पूरे पब्लिक के अंदर सभी मेरी छवि अच्छी थी और सब पार्टी मुझे चाहती थी। तो ये आदमी काम करने वाला है, अच्छा काम करता है, सबको लेके मैं काम करता था। सब पार्टी के लोगों को, सब धर्म, सब जात के लोगों को लेके मैंने काम किया और उसमें मैंने किसी से भेदभाव नहीं रखा। उसमें पूरे ज़िले के अंदर मेरी काफ़ी अच्छी छवि थी और वो छवि के लेकर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मुझे टिकट दिया। और टिकट देने के बाद में बहुत ही काफ़ी मतलब समय से जो राजनीति में बड़े बड़े पद पे थे, जो कि विधायक थे, एमपी थे और स्टैंडिंग एमपी के अपोज में मैं खड़ा रहने के बाद में उनके सामने मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस वाला आदमी था और छोटा सा एक कार्यकर्ता था, मगर पब्लिक ने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिया और मुझे काफ़ी अच्छे वोट से चुन के दिया। लगभग 96,000 वोट से मुझे चुन के दिया है। जी, 2009 का पहली बार आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा और आप जीत कर आए। क्या अनुभव था उस समय का, चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का, दोनों का? नहीं, मुझे अपने काम पे कॉन्फिडेंस था।
चुनाव के पहले ही मैंने पब्लिक को बताया था, मुझे ये पब्लिक चुन के देगी। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मेरे ऊपर पब्लिक का विश्वास है। और हर समय मैं बताता था, जब कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ मैं बोलता था मैं इलेक्शन चुन के आऊँगा। और वो हिसाब से मुझे जितना अपेक्षित था उससे ज़्यादा वोट से पब्लिक ने मुझे चुन कर दिया। जब आप जैसा कोई व्यक्ति संसद में चुनकर आता है, बहुत अपेक्षाएं लेके आता है, बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके आता है संसद की कार्रवाई की, संसद के पावर की, आपका क्या अनुभव था जब पहली बार आप संसद में आए? लगता था ये केंद्र का जो सरकार होता है, यहाँ पे एक बार लोकसभा में आने के बाद में कौन सी पार्टी से चुन के आया इसका सवाल नहीं आता है, मगर काम करने में बहुत बड़ा समंदर होता है। या काम कर सकते हैं और अच्छी तरफ से लोकसभा में भी अपन अपने जो क्षेत्र का, अपने राज्य का जो कुछ छोटा बड़ा सवाल है उसके ऊपर अपन आवाज़ उठा सकते हैं और यहाँ से केंद्र से अच्छी से अच्छी स्कीम या अपने परिसर में या अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में लेके जा सकते हैं। ये मुझे हमेशा लगता था जी। हिसाब से फिर मैंने लोकसभा में जब कामकाज मैंने शुरू किया तो एग्रीकल्चर के हिसाब से किसानों की जो भावनाएं हैं, किसानों की समस्या मुझे पूरी जानकारी है, जो बिचौलिया है उनकी भी समस्या मुझे जानकारी है, जो हमारे गरीब वर्ग होता है, जो मजदूर होता है, मजदूरों की समस्या के बारे में मुझे जानकारी थी, जो हमारे जो युवक होते हैं, यूथ आज हमारे देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इतने सारे यूथ ये अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, इनके हाथ में काम नहीं होने की वजह से ये लोग दिशाहीन हो रहे हैं। उस हिसाब से मैंने जब यहाँ संसद में आने के बाद पहली बार 2 साल तक लगातार मैंने कोशिश करने के बाद में, मैंने डिफेंस में सब कोशिश करने के बाद में मुझे आर्मी में मैंने बोला, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों दल की एक रिक्रूटमेंट मेरे क्षेत्र के अंदर 2 जगह होना चाहिए। ऐसा मैंने उनको रिक्वेस्ट करने के बाद में मुझे आर्मी ने एक रिक्वेस्ट मेरी मान ली और मुझे जलगांव में रिक्रूटमेंट दिया। तो उस जलगांव के रिक्रूटमेंट में काफ़ी अच्छा मुझे अनुभव आया, जो कि जलगांव के अंदर 8-9 दिन तक वो रिक्रूटमेंट चली और 1 लाख से भी ज़्यादा लड़के वहाँ पे रिक्रूटमेंट में आए और हज़ारों लड़कों को वहाँ, हमारे जिले के लड़कों को उसको अच्छा सा काम मिला और वहाँ रिक्रूट हुए। मुझे बड़ी काफ़ी अच्छी खुशी हुई और अच्छा काम मैंने किया। मगर एक जगह दुख भी हुआ है, इतने बड़ी रिक्रूटमेंट करने के बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इनके लिए कोई भी इनका खर्चा करने के लिए किसी ने भी आज तक वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई। तो उसके लिए हमने बहुत कोशिश करके वो रिक्रूटमेंट पूरी की, मगर वहाँ जो रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑफिसर आए हुए थे उन्होंने भी उनका एक्सपीरियंस बताया। तो आज तक हमारे सर्विस लाइफ में हमने बहुत सारी रिक्रूटमेंट की, मगर जलगांव में जो रिक्रूटमेंट हुई ऐसा हमें एक्सपीरियंस इतना अच्छा कहीं नहीं आया। इतने सारे नौजवान लड़के जो यहाँ भर्ती में शामिल हुए, क्योंकि जब मुझे 6 महीना पहले डिफेंस से लेटर आया था तो अक्टूबर या नवंबर महीने में आपके जलगांव में हम लोग रिक्रूटमेंट लेंगे, उस समय से मैंने अपने पूरे क्षेत्र के अंदर हर गांव में जाके, हर गांव में बच्चों को, सब गांव के लोगों को एक साथ लेके वहाँ मीटिंग लेके सबको मैंने बताया था 6 महीने के बाद में जलगांव में रिक्रूटमेंट होने वाली है और आप सब लोग अभी से प्रैक्टिस करो। सब बच्चों को बोला आप प्रैक्टिस करो, जो कोई जितनी पढ़ाई लिखी हुई तो उसमें रिटर्न टेस्ट के लिए भी आप सराव कीजिए। ऐसा मैंने सब कुछ जानकारी दी थी, वो हिसाब से बहुत काफ़ी अच्छे बच्चों ने भाग लिया और उसमें उनको तरक्की सक्सेसफुल। पाटिल जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस समय हम। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जलगांव महाराष्ट्र से हमारे सांसद श्री एटी नाना पाटिल से। पाटिल जी, आपका जो क्षेत्र है जलगांव, बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्या खासियत है इस क्षेत्र की? इस जलगांव के अंदर, जलगांव जिले के अंदर हमारा बनाना प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी, और जो बनाना प्रोडक्शन पूरे इंडिया के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है जी, उसका 50% प्रोडक्शन ये महाराष्ट्र के अंदर होता है और महाराष्ट्र में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 50% जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। इतना काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और एक बनाना और कॉटन, ये 2 मेन वहाँ के प्रोडक्शन है। और उस हिसाब से उसके ऊपर अभी बनाना के ऊपर प्रक्रिया करने के लिए ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, जो सरकार से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता है।
और आजकल एक किसानों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो बनाना के ऊपर जो किसानों को बहुत सारे उसमें रोग आ रहे हैं, जैसे कि कॉटन पे एक लालिया रोग आता है, जो कि केले के ऊपर ऐसा रोग आया, उसमें बहुत सारे किसान और जो उनका जो नुकसान हो रहा है, अभी अभी जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर वैसा देखने गए तो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, विदर्भ का कुछ भाग है, उत्तर महाराष्ट्र का कुछ भाग है और पश्चिम महाराष्ट्र का कुछ भाग है, इतना बड़ा पैगामे में सूखा है, तो लोगों उनको पीने के लिए पानी तक नहीं। वहाँ मराठवाड़े की तो इतनी बेकार हालत हो चुकी है। और उसमें बीच में अभी 1 महीना पहले जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर कुछ जगहों पे जो बर्फ़ का बारिश हुई, जो गार का बारिश बोले जाते हैं, हमारे गांव में उसको गार का पानी बोलते हैं, तो गार पड़ी, उसमें जो बर्फ़ के टुकड़े पड़े, उसमें पूरी खेती खत्म हो गई है। किसानों का जो कुछ था वो सब कुछ नुकसान हो गया है। और ये नुकसान होने के बाद में पहले ही सूखा पड़ा है, उसमें कुछ थोड़े बहुत जो किसानों के पास में जो फसल थी वो भी खत्म हो गई है, उसमें किसान बहुत नुकसान में आ गया है। और उस तरीके से जो नुकसान में आने के बाद में हमारी राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से हमारे किसानों के लिए कोई भी उसका नुकसान भरपाई नहीं मिलता है। जी, ऐसी स्थिति में जहाँ पे फसल का नुकसान होता है, किसानों को बहुत धक्का लगता है आर्थिक, ऐसी स्थिति में जब एफडीआई अलाउ करती है केंद्र सरकार, तो उसका ये मानना है कि एफडीआई से ऐसे छोटे किसान हैं उनका काफ़ी फ़ायदा होगा, बिचौलियों का जो मिडलमैन है उसका एलिमिनेशन हो जाएगा मार्केट की प्रक्रिया से। आपका अपना व्यक्तिगत क्या मानना है? सरकार तो बता रही है एफडीआई आने के बाद में किसानों का फायदा होगा, छोटे किसानों का फायदा होगा, बड़े किसानों का फायदा होगा, मगर एक्चुअली जब एफडीआई आने के बाद भी पता चलेगा। मगर आज के तारीख में अगर ये अभी 2013-14 का जो अर्थसंकल्प सादर किया है, उसमें देखिए सरकार ने अभी जो बाहर से आने वाला जूता चप्पल जो चमड़ी की चीज़ें वगैरह है, इनको सस्ती करवा दी है। इनको अगर सस्ती करवा दी है, फॉर द एग्जाम्पल अगर इनको सस्ती करवा दी है तो ज़्यादातर से तो हम लोग इनको इम्पोर्ट ही करेंगे। अगर इम्पोर्ट करेंगे तो यहाँ से इंडिया में बना है वहाँ जूता, तो बाहर से आने वाला जूता तो सस्ता ही रहेगा। तो यहाँ के जो हमारे कारीगर वगैरह जो प्रोडक्शन का जो जिसके ऊपर जो डिपेंड लोग होंगे वो तो खत्म हो जाएंगे ना। तो एफडीआई आने के बाद में वो पूरा माल थोड़ी प्रोडक्शन यहाँ इंडिया के अंदर करने वाले, ये कुछ चीज़ें बाहर से जब लाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे इंडिया के जो छोटे बड़े बिजनेस वाले हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन आपका खुद का अनुभव था, आपका ट्रेड, आपका जो बिजनेस था वो ऐसे ही चलता था, आप छोटे प्रोड्यूसर से दूध खरीद के उसको प्रोसेस करके बेचते थे। तो एफडीआई की जो कंपनियां ये भी कुछ हद तक ऐसा ही काम करेंगी, ये अपेक्षा की जाती है। वो अपेक्षा की जाती है, मगर उस हिसाब से उन्होंने करना चाहिए ना। उन्होंने कुछ परसेंट अपना इंडिया से माल लेंगे, किसानों से कुछ परसेंट लेंगे, कुछ परसेंट बाहर से लाएंगे, ऐसा ही पहले उन्होंने जिक्र किया है। जब 100% जब हमारा माल नहीं खरीदोगे और 100% हमारे यहाँ पे अगर प्रोडक्शन अगर आप नहीं बेचोगे तो आप चाइना से या कहीं से अगर जो सस्ती वाली चीज़ लाकर यहाँ बेचोगे तो हमारी इंडिया की जो प्रोडक्शन है, इंडिया की जो चीज़ है, इसको कुछ कीमत नहीं रहेगी ना। और किसानों को माल खरीदे जाएगा, किसानों को माल खरीदने के लिए बिचौला नहीं रहेगा, डायरेक्ट माल खरीदा जाएगा। ये बताते ये बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट माल खरीदा जाएगा, मगर उनको जो चाहिए उस हिसाब की क्वालिटी उनको चाहिए। वो क्वालिटी नहीं मिली तो उस माल का क्या करेंगे? और उसमें वो 60% या 40% अगर वो माल किसानों का खरीदेंगे तो बाकी माल कौन खरीदेगा? इसमें वो भी थोड़ा समझने वाली बात। जी, आप पहली बार सांसद हैं, पहली बार चुनकर आए हैं लोकसभा में, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बदलना चाहेंगे अभी जो हमारी प्रक्रिया है पूरी संसद की उसमें? मुझे बड़ा इंटरेस्ट है काम करने में, मैं हमेशा बहुत अपनी रुचि बताता हूँ। संसद में जो भी कुछ कामकाज है उसमें हर इसमें मैं भाग लेता हूँ। और जो कुछ प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं जो कि हमारे राज्य के और देश के हमारे क्षेत्र के जो भी कुछ समस्याएं होती उसके ऊपर स्टडी करके मैं अच्छा कामकाज करता हूं। और जो कुछ आज तक राजनीति में जो लोगों ने जो किया है उससे कुछ अलग करना मैं चाहता हूं। जब से मैं चुनकर आया हूं उस समय से मैं अपने क्षेत्र में हर रोज़ जब मुझे काम नहीं हुआ, जब संसद का कुछ कामकाज नहीं रहा, कुछ मीटिंग नहीं रही, तो सुबह 8 बजे से लेकर तो रात को 10 बजे तक मैं अपने क्षेत्र में हर गांव में जाके लोगों के पास मिलता हूं, उनकी समस्या जानता हूं और समस्या में उनका काम करने के लिए मुझे आसान होता है। सब समस्या मुझे समझती है, उसमें संसद में काम करने के लिए भी आसानी मिलती है। और राज्य में या केंद्र में उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपन काम कर सकते हैं। आज तक के हर क्षेत्र में हर MP रोज़ हर गाँव में जाने वाला MP नहीं जा सकता था, वो मैंने तोड़ दिया। मैं हर गांव में जाके अपने संसद में जिन्होंने मुझे चुन कर दिया है उनके पास जाके इनके पास इनकी समस्या की पूछताछ करता हूं और अपन ने किए हुए कामकाज का उनके पास में रुख रखा देता हूं।
जी जी, आपने बात की प्राइवेट मेंबर बिल की। एक प्रोविज़न है जहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स अपनी समस्याओं से जुड़ा कोई प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन सक्सेस जो परसेंटेज है प्राइवेट मेंबर्स बिल का वो बहुत कम है। क्या वजह है इसकी? वो क्या है, उसमें तो बैलेट होता है और बैलेट होने के बाद में डिस्कशन में आता है। डिस्कशन में अगर सबको पसंद आए या सबको अगर सही लगा तो वो पास होता है। पहली बार तो बहुत सारे बिल डालते हैं मगर वो बैलेट में ही नहीं आते। बैलेट में आए तो डिस्कशन में आए तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। तो हमने अपने संसद का कार्यकाल में बहुत अच्छा कामकाज किया। मैंने आज तक जो बिल डाले अभी तक तो मेरा एक भी बिल डिस्कशन में नहीं आया है, मगर जो भी बिल डाले तो किसानों के ऊपर ही बिल डाले। तो किसानों का नुकसान होता है, फ्लड के ऊपर नुकसान होता है और ये सिर्फ पंचनामे किए जाते हैं। हर राज्य में वैसी ही पोजीशन है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर तो पंचनामे होते हैं, ना स्टेट गवर्नमेंट देती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। किसान पंचनामा करके इंतजार करते करते ही मर जाता है मगर उसको कोई किसी का नुकसान भरपाई नहीं मिलती है। उसके ऊपर काफ़ी अच्छा बिल डाला है। जो समाज के लोग हैं इस देश के अंदर, जो राजपूत समाज है, राजपूत समाज, कोड़ी समाज, इन समाजों के लोगों को महाराष्ट्र के अंदर इनकी जातीय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। और कुछ कुछ जातियों उनका जो ऐसा है जो महाराष्ट्र के अंदर उनको एसटी का मिलता है, कई एनटी का मिलता है और कई राज्य के अंदर उनको एससी का सर्टिफिकेट मिलता है। ये जो अलग अलग जो तरीका होता है उसमें कुछ सुधार लाना चाहिए। जैसे कि अभी धनगर समाज है, जो धनगर समाज है, धनगर समाज को जो उनको सहूलतियाँ दी जाती है उसमें धनगर र करके जो आखिरी में जो शब्द आता है वो उसमें मिस्टेक होके ड हो गया, धनगढ़ हो गया। तो वो धनगढ़ तो उनको ऑफिशियली कहीं नहीं मिलता है। तो उसमें उनको वो कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती, ना उनको बच्चों की पढ़ाई में सुविधा मिलती है, ना नौकरी में सुविधाएं मिलती है, ना कुछ कर्जा में सुविधाएं मिलती है, ना कुछ किसी फैसिलिटीज में उनको कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती है। तो इसी की वजह से ऐसे जो कामकाज है उसमें प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से अगर डाले गए और बैलेट में आए तो इसके में डिस्कशन करें तो ये कोई पॉलिटिक्स का फायदा नहीं है, तो सब जनता का ही फायदा है। तो सभी लोग इसको सपोर्ट करते हैं। इसके लिए काफ़ी अच्छे अपन ने बिल डाले हुए हैं। जी जी, एक आपका राजनीतिक सफ़र है, एक अनोखा राजनीतिक सफ़र कई मायनों में अगर कहा जाए रहा है। अभी तक अपने सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसको मानते हैं? सबसे बड़ी अचीवमेंट मीन्स मतलब जब हम लोग काम करते हैं, जब किसी चीज़ के काम करने ले जाते हैं और वो काम करने में जब सक्सेस होते हैं तो खुद को बड़ी खुशी होती है। हमने दूसरे को लिए किसी के लिए जो हमने क्वेश्चन उठाया, सवाल उठाया या किसी ने हमारे पास अगर कुछ उनकी प्रॉब्लम बताए, उसके ऊपर काम करने के बाद में जब काम होता है तो उससे बहुत अच्छी सफलता है या खुशी मिलती है। जी, लेकिन आजकल के माहौल में, आजकल के मीडिया में ख़ास तौर से जो राजनीतिक की छवि है उसको काफ़ी बड़ा धक्का लगा है। कई लोगों को विश्वास उठ गया है राजनीतिज्ञों पर। क्यों है ऐसा? अभी हालांकि देखने गए तो सरकार में देखिए तो हर हफ्ते में, हर महीने में एक अलग अलग घोटाला आ रहा है और ये घोटाले देख के पूरे देश की या राज्य की जनता तो अभी तो उनको हर जनता के दिल में ऐसा ही हो चुका है। मगर जनता भी जानती है कौन गलत काम करने वाला, कौन सही काम करने वाला। जो कुछ पॉलिटिशियन के बारे में इनके दिल में ऐसा है, मगर पब्लिक में जब काम करता है, पब्लिक में जब उनकी समस्याएं का हल करने वाला आदमी है, उसको आज भी जनता मानती है। उसका एक्सपीरियंस मुझे है। मैं पूरे क्षेत्र में जब घूमता हूँ तो हमारी जनता का मेरे ऊपर तो बहुत ही अच्छा विश्वास है। कैसा देखते हैं आप स्वरूप आने वाले दिनों में भारत के लोकतंत्र का? आने वाले समय तो ऐसा लग रहा है लोग केंद्र की सरकार में जो इनसे आज तक के ये 10 साल में, 9 साल में यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो महंगाई बढ़ते गई इतनी बढ़ चुकी है तो आसमान छू रही है। आज जो हमारे यूथ है उनके लिए कुछ कामकाज नहीं है। आज हमारी इंडस्ट्री का ग्रोथ कम हो चुका है। एग्रीकल्चर किसान बहुत नाराज़ है। सभी बातों में नाराज़ी फैल चुकी है और आने वाला समय मुझे लगता है कांग्रेस विरोधी जनता का अभी विचार मत परिवर्तन हुआ है। कभी हम लोग सत्ता में आए तो ज़रूर अच्छा काम करेंगे। चलिए, इसी आशा के साथ हम अपना कार्यक्रम अंत करते हैं। पाटिल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महाराष्ट्र के जलगांव से हमारे सांसद श्री एटी नाना पाटिल। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक और सांसद के साथ। तब तक के लिए मैं धीरज सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।